नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। वक्त तो चला हमारे खास कार्यक्रम खास डिबेट शो का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। इस विस्तार की सबसे बड़ी विशेषता 6 नए चेहरों का शामिल होना है, जिनमें भाजपा के समर्पित नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी यानी कि सपा से आए बागी चेहरों को भी जगह दी गई है। नए मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ ही सपा के पूर्व कद्दावर नेता और विधायक मनोज पांडे ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले अन्य संभावित और प्रमुख चेहरों में पूजा पाल, अलीगढ़ के खैर से विधायक सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा के नाम भी शामिल है। इसके अलावा सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सरकार का ये कदम क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण को साधने की एक बड़ी कोशिश भी माना जा रहा है, जिसमें पुराने अनुभवी नेताओं और नए सहयोगियों के बीच एक संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। राजनीतिक इतिहास के नजरिए से देखें तो योगी सरकार 2.0 का ये पहला विस्तार नहीं है। इससे पहले भी साल 2024 का जिक्र करेंगे, जिस पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। उस समय कुल 4 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान रालोद कोटे से अनिल कुमार और भाजपा के सुनील शर्मा शामिल थे। वर्तमान विस्तार को भी देखा जाए तो विपक्षी खेमे से आए नेताओं को इंपॉर्टेंस महत्व दिया गया है, जो राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों की ओर इशारा भी करता है। इस फेरबदल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को और अधिक मजबूत और समावेशी बनाने का संदेश भी दिया, ताकि आगामी विकास कार्यों और राजनीतिक चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा सके। योगी कैबिनेट विस्तार 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। तो योगी कैबिनेट विस्तार का आखिरकार जो सस्पेंस था, जो इंतजार था, वो खत्म हो गया है। सपा के नेताओं को भी यहां इंपॉर्टेंस दी गई है और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार से कहीं ना कहीं सरकार को मजबूती मिली है। सपा के बागी नेता को यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई है, महत्व दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर दी गई है। तो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट का ये विस्तार अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा से आई बागी नेताओं को महत्व यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नाम इसमें सपा से आई बागी नेताओं का ही है, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नए चेहरों को इस कैबिनेट विस्तार में मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट विस्तार हो गया है और ये इंतजार, ये सस्पेंस अब खत्म हो गया है। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले कई मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपा से बागी हुए नेताओं का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे मेहमान टीवी 100 पर जुड़ गए हैं। प्रशांत मिश्रा बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक राज लक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीवी 100 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत मिश्रा जी, सीधा आपका रुख मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पुराने नेताओं को महत्व देने की बजाय कहीं ना कहीं अब नए चेहरों को प्रमुखता दी गई है। पुराने नेताओं की क्या छुट्टी कर दी गई? नहीं, आप पूरा मंत्रिमंडल विस्तार देखिए और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं को भी स्थान दिया गया है। और निश्चित रूप से सोमेन तोमर जी हैं, उसमें वो पुराने कार्यकर्ता है, विधायक के कार्यकर्ता रहे हैं।
ऊर्जा राज्य मंत्री थे, जी। अभी तक युवा मोर्चा में महामंत्री थे प्रदेश के। तो पुराने कार्यकर्ता हैं, और जो भी लोग वहां पर भूपेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो निश्चित रूप से मनोज पांडे जी उसमें एक नाम जरूर हैं, जो अभी आए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका समावेश किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि जो समाज में, जो समाज को लेकर के, सभी समाजों को लेकर के चलने की जो पद्धति है, उस पद्धति में भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है और पहले भी करती आई है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये व्यवस्था नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ पर सभी जातियों को, सभी लोगों को समावेशित करते हुए भारतीय जनता जी। पार्टी निर्णय लेती है, और उसी जी। का ये जो हमारे मंत्री बने हैं, वो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व इसमें दिखता है। जी, इसमें इसी के साथ पुराने लोगों का राजनीतिक भी विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या मानती है, क्योंकि योगेश सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक विश्लेषक टीवी 100 पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रुख करते हैं योगेश सोनी जी का, कैसे मानते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पुराने चेहरों को भी महत्ता दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुराने नेताओं की अब छुट्टी कर दी गई है। इस विस्तार को आप कैसे देख रही हैं? अनम्यूट करें योगेश सोनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समय समय पर जो बदलाव है वो होते रहना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है देश का। तो उसमें जो बाकी लोग हैं उनको भी वो मौका मिलते रहना चाहिए, और इस आक्रामक शैली को अपनाते हुए योगी आदित्यनाथ हमेशा वो रुख अपनाते हैं, और हम देखते आए हैं कि वो बिना पक्षपात के या बिना किसी उन सब चीजों के लाग लपेट के वो उन चीजों को मौका भी देते हैं। तो देखिए कि जो परिवर्तन है वो होना जरूरी है, और हम भारत जैसे देश में रहते हैं, वहां पे हर जाति धर्म को भी मद्देनजर रखते हुए नेताओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि जनता उससे बहुत सदती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो जातीय समीकरण पे बहुत विश्वास रखते हैं वहां की जनता, और उन सब चीजों को मानते हैं। क्या आगामी चुनाव की तैयारी इसको कहा जाए, क्या जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आंतरिक तौर पे समझेंगे तो सच्चाई यही है, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है, और मुझे लगता है वो उसका धर्म फर्ज और कर्तव्य होता है। इस बात में कोई बहुत बड़ी असमंजसता या कुंठा या कोई ऐसी बात महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे दो मैसेज जाते हैं। एक वो कि समय समय पे जब परिवर्तन करते हैं आप अपने कैबिनेट का, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये कि जातीय समीकरण को साधने के लिए हर उस जाति के नेता को मौका भी देना चाहिए, जिससे उसको लगे कि वो अपनी जनता को या अपने लोगों को वो साध सके। ये बात औपचारिक तौर पे तो कहना कठिन है, लेकिन अनौपचारिक तौर पे इस बात को हम समझेंगे तो सच्चाई यही है। तो अंकिता, उत्तर प्रदेश की जो, और खासतौर जो बिहार है, दो राज्य ऐसे हैं जो इन सब चीजों के लिए बहुत मायने रखते हैं, बड़ी गंभीरता इनकी चीज देखी जाती है। तो ये जो चीजें हैं, इससे एक संदेश भी अच्छा जाता है, दूसरा तकनीकी रूप से भी आपका काम हो जाता है। कैबिनेट का विस्तार जो है, अब देखिए आप सपा के जो बागी है उनको भी मौका देने का अर्थ, कि देखिए ठीक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आदमी आता है, और हिंदुस्तान में आप दे सकते हैं। अगर आप दिल्ली के परिवेश में बात भी करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एकदम आम आदमी पार्टी के में जो बड़ा भूचाल आया, लेकिन ये एक राजनीति का हिस्सा है। दल बदल या बागी शब्द जो है ये चलता रहेगा, और मुझे लगता है ये सब चीजें जो है मजबूती के साथ अगर आप एप्लीकेबल करें और इसका धरातल पे फायदा उठाए, तो ये पार्टी के पक्ष में ही बात जाती है। प्रशांत मिश्रा जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है? ये नहीं, परफॉर्मेंस तो वो देंगे जो लोग पद पाए हैं, और जो उनको कैबिनेट में स्थान दिया गया है, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हो, चाहे कैबिनेट का स्थान दिया गया हो, वो लोग अपने अपने विभागों में अपना परफॉर्मेंस देंगे। हाँ, लेकिन समाज में उनका परफॉर्मेंस चल रहा था, समाज में जनता के बीच में वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे, और उनकी स्वीकारोक्ति है समाज में। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य, अभी योगेश जी हमारे बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए सभी जातियों को, सभी आप कह रहे हैं बीजेपी तवज्जो देती है कार्यकर्ताओं को, लेकिन अभी देखिए आप आशा मौर्य का भी एक पोस्ट हाल ही में अभी पोस्ट हुआ है, उनका कहना है कि बीजेपी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी बीजेपी को जरूरत नहीं है, और पार्टी दल बदलू नेताओं को जो है महत्व यहाँ पर दे रही है। और आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को लगातार, नेताओं को यहाँ पर तवज्जो दी जाती है बीजेपी में। अंकिता जी, राजनीति है, और राजनीतिक जीवन में
इस प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे, अगर जो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं 20 साल पुराना कार्यकर्ता हूं और मुझे कल की डेट में टिकट मिल जाए या व्यवस्था बन जाए, ये जरूरी नहीं है। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी नेतृत्व सबको क्या कहते हैं, सबको सामंजस्य बैठ के सबको स्थापित करने की पार्टी नेतृत्व की आज से बहुत पहले से रही है। उसमें हो सकता है कोई कार्यकर्ता न समाहित हो पा रहा हो, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहा जाता है। दायित्व तो कुछ लोगों के लिए, भाई उत्तर प्रदेश में 403 विधायक तो 403 ही बनेंगे। टिकट मांगने वाले लोग हमारे यहाँ 40,000 होते हैं, तो टिकट पाना तो 403 लोगों को है, एमएलए तो 403 को ही बनना है। तो सब लोग अपना प्रयास करते हैं। किसी का भाग्य, किस्मत, समय, व्यवस्था, उनकी स्थिति साथ देती है तो सामाजिक रूप से पद पर पहुंच जाते हैं। तो उसमें आशा मौर्य जी भी सम्मानित हैं और निश्चित रूप से उनका नाम मीडिया ने चलाया है या उन्होंने स्वयं चलाया या जिन्होंने भी चलाया, जिस भी व्यक्ति ने चलाया, नाम लोगों को एक चर्चा बनती है कि हाँ फलाने जाति का व्यक्ति आएगा या फला जाति का व्यक्ति बनेगा। सब लोगों के मन में इच्छा होती है कि आज हम विधायक है, कल हम मंत्री बन जाए, कल की डेट में हम डिप्टी सीएम बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन सब लोग बन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी कार्यकर्ता को मन खराब करने की जरूरत नहीं। सब लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। जी, राजलक्ष्मी जोशी जी भी राजनीतिक विश्लेषक का टीवी 100 पर जुड़ चुके हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप मंत्रिमंडल विस्तार को देख रही हैं? गवर्नेंस सुधार है या फिर एक राजनीतिक मजबूरी के रूप में आप इसे देख रही हैं? नमस्ते अंकिता जी। और मैं ऐसे कोई मजबूरी की तरह नहीं देख रही हूँ। बस मैं ये देख रही हूँ कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल इन्होंने ऐसा किया है जैसे कोई जातीय समीकरण हो या सामाजिक हो या मतलब हर तरीके से क्षेत्रीय समीकरण हो, हर विषय के को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है, जो भी हो सकता है कि कुछ भी अगर कमी रह गई होगी तो उसमें सुधार कर दिया है, जो ठीक ही है। क्योंकि अगर समझे कि कोई मिनिस्ट्री में उनको लग रहा होगा कि फेरबदल की आवश्यकता है तो उन्होंने किया है, ये तो होना ही चाहिए। अगर कोई ठीक है, आपको लगता है कि कोई है सक्षम जिसको आप इसमें लगा सकते हैं किसी मंत्रालय में, और अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो सीनियरिटी में है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि मनोज पांडे जी वो समाजवादी पार्टी से आए हैं और उनके वजह से ही तो अभी 8 सीटें मिली राज्यसभा में उनको, और यही कारण भी था कि समाजवादी पार्टी से उनको वो निकलकर भाजपा में आए थे। तो अभी वो केवल ब्राह्मण है इसलिए उनको नहीं लिया गया, वो सक्षम है और उनको वो जो है उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, मंत्री रह चुके हैं वो समाजवादी पार्टी के चलते भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अगर इसमें ले लिया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विप रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो आप समझते होंगे कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी। और जो है उनको पता है, मतलब बहुत अनुभवी व्यक्ति तो है ही। और वैसे भी अगर आप वैसे भी देखें तो फिर जैसे महिला को भी लिया गया, युवा को भी लिया गया और प्रत्येक जाति से लिया गया लोगों को। और मुझे लगता तो क्या है इसको चुनावी गणित समझा जाए या फिर आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए? देखिए, ऐसा है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में अनेकों कारणों के वजह से जो है भाजपा को वहां पर थोड़ी सी मार पड़ी थी। जैसे वो पहले की तुलना में कम सीटें मिली थी, तो उन्होंने क्या किया उसके बाद में आप अगर देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में जहां पर इलेक्शन हुए, जैसे महाराष्ट्र में भी ये मार पड़ी थी उनको, लेकिन महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने सुधार लिया बहुत सारे विषयों को, जो उस वक्त के जो नैरेटिव्स थे उनको सुधार लिया गया, जो भी वहां पर जो कमियां थी उनको सुधार लिया गया और वो पूरी तरीके से स्वीप कर गए महाराष्ट्र को, जो जिसका जो है किसी को ऐसा नहीं लगा था। मतलब ये था तो कि भाजपा जीतेगी, लेकिन ऐसे जीतेगी ये किसी को उस वक्त ऐसे लगा नहीं था। लेकिन आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी वही किया जा रहा है कि विकास को तो ध्यान में रखा ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ में कोई भी वजह से कोई भी अगर कमी रह जाती है,
किसी भी मंत्रालय में, तो उसको या तो फेर बदल किया जाएगा, या तो फिर अगर कोई ऐसे सक्षम कोई व्यक्ति है जिनको लिया जा सकता है, मंत्री पद दिया जा सकता है उनको, तो फिर उनको ले लिया गया। तो फिर वो, मुझे लगता है कि वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, और अभी आगे जाकर ये जो है जितने भी महीने रहे हैं उसमें उनका जो है परफॉर्मेंस भी होगा, और साथ साथ में जो है अगले इलेक्शन की भी तैयारी हो जाएगी। तो भाजपा जो है वो हर विषय को ध्यान में रखते हुए करती है, केवल इलेक्शन ऐसा नहीं। आप योगेश जी, जिन नेताओं को फिलहाल इस कैबिनेट विस्तार में शामिल किया गया है, क्या वो ग्राउंड पर मजबूत पकड़ रखते हैं अपनी? क्या कहेंगे? देखिए ऐसा होता है कि इसको आप इस परिभाषा में भी समझ सकते हैं कि समय समय पे अपडेट और अपग्रेड होना भी एक अच्छी शैली का प्रमाण होता है। तो आपने देखा होगा, हम स्टेट टू स्टेट, मुख्यमंत्री टू मुख्यमंत्री, इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है। योगी आदित्यनाथ एक जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं और वो हर चीज पे, बड़ी छोटी से छोटी घटना पे ध्यान देते हैं। अगर आपने खुद भी देखा होगा, राज्य के अंदर कोई छोटी बड़ी घटना होती है तो उनकी निगाह बनी रहती है। ऐसा नहीं कि किसी बड़ी घटना हो या बड़े किसी उसका हवाला देके वो अपना पीछा छुड़ा लें, ऐसा नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है इस बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि वो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं, और क्या नाम है, वो समय के साथ चीजों का जो निवारण है वो भी करते रहते हैं। और मुझे उनकी एक खूबी जो पसंद है कि वो जैसा भी हम इंटरव्यू में है उनके साथ रह के जितना भी उनको देखते हैं, जितना उनसे मुलाकातें हुई हैं, तो हमें एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो सबका ध्यान रखते हैं। निराश और जो एक वो है, उनको वो उनकी करने की शैली नहीं है, तो वो चीजों को साधना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है अंकिता, इस घटना को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है जिसमें सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए और अपडेट और अपग्रेड होते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि भारतीय जो शुरुआत होती है, जो राजनीति का रास्ता निकलता है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। तो उत्तर प्रदेश को साधना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि हमारी साथी मित्र ने, लक्ष्मी जी ने भी बात बताई कि जो लोकसभा चुनाव थे उसकी जो क्षति हुई थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है कि चीजों को ऐसे ही ना रहने दें या समय पे ही केवल हल्ला मचाया जाए। पहले से काम किया जाता है, तो वो पहले से शायद उत्तर प्रदेश सरकार या योगी जी जो है वो काम कर रहे हैं, और उसके आधार पे उन रणनीति को या किसी भी उस पहलू को वो हल्का नहीं छोड़ रहे हैं जिससे उनको कोई क्षति हो। तो जातीय समीकरण के आधार पर समझिए, जातीय नेता के हिसाब से समझिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर किसी को मौका और अपडेट अपग्रेड का एक वर्जन हो सकता है, और जो एक अच्छा प्रमाण भी दे रहा है, एक अच्छा संदेश भी दे रहा है। क्योंकि हम देखते हैं जो निगाह है वो सबके उत्तर प्रदेश पे जरूर बनी रहती है। और आज योगी आदित्यनाथ देश के हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, उनको देखा जाता है, समझा जाता है। तो उनको बाकी राज्यों के आधार पे ये तय होता है कि योगी जी जहां रैली निकाल देंगे वहां पर जीत हासिल होगी। अभी जहां जहां पश्चिम बंगाल में उन्होंने 33 में से विधानसभाओं में रैली निकाली, वह 28 सीटें जीती हैं। देखिए, जीत हार तो चुनाव समीकरण इन सब के आधार पर होता है, लेकिन उनका जो प्रतिशत है वो बहुत बड़ा है। तो उन पर जिम्मेदारी बाकी राज्यों के अलावा जब अपने राज्य की आ जाएगी तो सोच के देखिए, वो हर कदम को फूक फूक के रखेंगे और हर कदम को उस तरीके से रखेंगे जिससे उनकी कोई क्षति ना हो। ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केवल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाने जाते। आज पूरे देश में कहीं चुनाव होता है तो उनको एक ब्रांड के रूप में, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यूज उनका प्रयोग किया जाता है, और उनकी शैली छवि के आधार पे एक बड़ा संदेश जाता है। तो अगर आप देखेंगे बीते लगभग 9 वर्षों में, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अगर आज तक आप देखेंगे, तो उनको हर राज्य में मुख्य चेहरा, उनको जो है मुख्य चेहरे के रूप में उतारा जाता है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी भली भांति जानते हैं कि आज इनका इंपैक्ट हमसे कहीं कम नहीं है। तो इस बात को वो ध्यान रखेंगे कि जब खुद के राज्य की बात आ जाएगी तो वो किसी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और वो सबसे अच्छी बात योगी आदित्यनाथ की क्या है कि वो सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं। प्रशांत मिश्रा जी का भी रुख कर लेते हैं, मैं आपको रोक रही हूं। प्रशांत मिश्रा जी, जिन मंत्रियों को फिलहाल यहाँ पर हटाया गया है, क्या उनकी कार्यशैली से सरकार संतुष्ट नहीं थी, क्या कहेंगे? प्रशांत मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करके रखिएगा अपनी बात। प्रशांत मिश्रा जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? राज लक्ष्मी जी, आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस तरह से हटाया गया है
मंत्रियों को यहाँ से कहीं ना कहीं क्या सरकार, यूं देखा जाए कि सरकार उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थी? जी देखिए, एक दो विषय में ऐसा हो सकता है, जैसे अभी पावर मिनिस्ट्री, उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी नाराजगी हो, क्योंकि जैसे वहां पर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, वहां पे जो स्मार्ट मीटर्स लगाए थे उस विषय में थोड़ी सी नाराजगी लोगों ने जताई थी। तो हो सकता है कि वो मिनिस्ट्री में फेरबदल हो, तो उसमें कोई तकलीफ तो, मतलब वैसे तो कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि अगर समझे कि कोई कहीं पे कुछ कम पड़ जाता है तो फिर उसको सुधार लेना, ये अच्छी बात है। ये इसको मैं एक पॉजिटिव साइन देखती हूँ। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर इतने वर्षों से या इतने दिनों से कुछ हुआ नहीं था। देखिए, उत्तर प्रदेश का वैसे अगर आप देखें तो ग्राफ सबसे तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो ये विस्तार में जो बदलाव हुआ है वो आप किस तरह से उसको देख रही हैं? फिर से एक बार दोहराएंगे, क्या पूछा आपने? जो ये विस्तार हुआ है, जो विस्तार में ये बदलाव किया गया है, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? जी, मैं उसको एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो सक्षम लोग हैं उनको, और ये समाजवादी पार्टी से भी आए हुए हैं कुछ लोग जो जैसे मैंने कहा कि सक्षम भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, चीफ विप रहे हैं मनोज पांडे जी, उसके साथ साथ ब्राह्मण चेहरा भी है। ब्राह्मण चेहरा को लेकर या ब्राह्मणों में जो है नाराजगी, ऐसा ये जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है ये उसको काउंटर करने के लिए भी एक अच्छा एक तरीका है कि हम ब्राह्मणों को भी उतना ही स्थान देते हैं जितना, मतलब सभी को एक समान नजर से हम देखते हैं। ये एक ऐसा मैसेज भी भाजपा नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं स्मार्ट मीटरों के विरोध को लेकर और अन्य तमाम चीजों को लेकर, अन्य मुद्दों पर, और कहीं ना कहीं एक बात ये भी हो सकती है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो अभी नया किया गया है, जो बदलाव उसमें किए गए हैं, कहीं ना कहीं भीतर खाते को बाहर कम दिखाने के लिए इस तरह का बदलाव भी किया गया है। और आपने ये स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी कार्य से असंतुष्ट भी हो सकती है। तो भाजपा नेता प्रशांत मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हटाया किसको गया? अभी तक हटाया तो गया नहीं किसी को। जी, कहीं ना कहीं उन लोगों को, उन मंत्रियों को कम तवज्जो दी जा रही है, ये राजनीतिक विश्लेषक का मानना है। राजलक्ष्मी जोशी जी का सबकी है जी। अभी राजलक्ष्मी जी कह रही थी कि हो सकता है एक आध विभागों में परिवर्तन हो जाए और उन विभागों में जो नए चेहरे आए हैं इनको जिम्मेदारियां दे दी जाए। ये सब मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है, सरकार चलाने का हिस्सा होता है। इसमें अगर जो प्रशांत मिश्रा ये काम करने की, तो उनकी कार्यशैली से सरकार संतुष्ट थी? नहीं, कार्यशैली से अभी मैं फिर कह रहा हूँ इसमें कहीं एक भी बार ये बात नहीं आई किसी व्यक्ति को हटाया गया है। यदि किसी को हटाया जाता तो ये लगता कि कार्यशैली से सरकार संतुष्ट नहीं है। ये मंत्रिमंडल विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार में किसी व्यक्ति को हटाया नहीं गया जी। मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरे जोड़े गए हैं। मनोज पांडे जी आए हैं। मनोज पांडे जी एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के थे और कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उससे प्रभावित होकर के भाजपा में आए और पार्टी उनका सम्मान कर रही है। राजलक्ष्मी जी कहिए, राजलक्ष्मी जी कहिए, यहाँ पर अपनी बात रखिए। ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेन तोमर जी हैं अभी तक। भूपेन्द्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और पहले भी कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। तो निश्चित रूप से, और बाकी जो नए चेहरे आए हैं उसमें अजीत कुमार पाल जी हैं, उनको वो भी राज्य मंत्री का दर्जा उनको था, उनको भी आगे स्वतंत्र प्रभार की स्थिति बनाई जाती है। तो कहीं किसी को हटाया नहीं गया है, लोगों के विभागों में फेरबदल और पद को बढ़ाने का काम किया गया। तो आशा मौर्य यहाँ पर कहती हैं कि बीजेपी दल बदलू नेताओं को यहाँ पर तवज्जो दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? आशा मौर्य पार्टी कार्यकर्ता है। आशा मौर्य जी ने, मैंने तो भी उनका पूरा वक्तव्य देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये ऐसी कोई बात कहीं पर आई है या आशा मौर्य जी ने कोई, मैं भी सोशल मीडिया देख रहा था, सोशल मीडिया पे कहीं ऐसी बात आ रही थी, तो
स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, बहुत सारे लोग पद पे जाना चाहते हैं, सबको प्रैक्टिस एडजस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन सम्मान सबका करती है। आशा मौर्य जी भी सम्मानित हैं और भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष और बूथ का कार्यकर्ता भी सम्मानित है। जी, योगेश सैनी जी, योगेश सोनी जी, आपके पास आती हूं मैं, क्या ये बदलाव पार्टी के असंतोष को भी दिखाता है? देखिए, अभी जैसे हमारे साथी मित्र ने बताया जी कि आप हर किसी को खुश और संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हर एक मन के अंदर, हर किसी के मन में ये बात होती है कि मुझे भी मौका मिले, मुझे भी कोई पद मिले, मुझे भी मंत्रिमंडल में स्थान मिले, लेकिन वो कहाँ तक सच है? अब ये बताइए कि इतने सारे विधायक लड़ेंगे, सीट जीतेंगे, उसके बाद अगर ये कल्पना करें कि सबको तो मौका नहीं मिलता, तो किसी को किस आधार पे, किसी को किस आधार पे, लेकिन फिर भी मौका दिया जाता है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में फिर भी योगी सरकार के आने के बाद इस चीज का अच्छा ध्यान दिया जा रहा है और सबको मौका दिया जा रहा है। अब हर किसी को आप सोचेंगे मौका दे, कोई ना कोई कुंठित तो हो गई होगा, कोई अपनी वरिष्ठता का हवाला देगा, कोई अपनी आक्रामकता का हवाला देगा, कोई अपनी आकर्षकता का हवाला देगा, तो कोई ना कोई हवाला देगा और उसको फिर वो मौका नहीं मिलेगा, तो उसके मन में कुंठा और निराशाजनक स्थिति बनी रहेगी। परंतु आप उतना भी साध के चल रहे हैं तो आप अच्छा संदेश देने में सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। और यदि आप अपने घर में उदाहरण देखेंगी अंकिता, तो अगर आप अपने घर में देखेंगी तो घर में एक सब्जी बनती है तो आपका भाई अलग खाएगा, बहन अलग, पापा अलग, तो एक सब्जी जब घर में बनती है तो चारों की पसंद की नहीं हो सकती, वरना आपकी मम्मी को 4 सब्जियां अलग अलग बनानी पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी घर चलता है, फिर भी परिवार चलता है और सबको संतुष्ट अंत में होना ही पड़ता है। तो कभी किसी को मौका मिले, कभी किसी को, जाति धर्म के आधार पर समझ लो, उसकी वरिष्ठता के आधार पर समझ लो, उसकी शैली के आधार पर समझ लो, वो उनको कहीं ना कहीं समय समय पे चीजों को बढ़ाते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। राजलक्ष्मी जी रखिए अपनी बात। राजलक्ष्मी जी देखिए, जहां तक मैंने देखा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी को भी ये कारण से यहाँ पर लिया गया है, मंत्री पद दिया गया है कि वो कोई भी जाति से हो या कोई भी अन्य पार्टी से आए हुए हों। मुझे लगता है कि हर एक को अपनी वो जो उनकी क्षमता जो है उसको देखकर दिया गया है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ कि हंसराज विश्वकर्मा जी, देखिए वो बहुत वर्षों से जो है ये कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के, और उनके विषय में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार कहा है कि उन्होंने बहुत योगदान दिया है पार्टी की तरफ। तो इसीलिए अभी जो है उनको अगर मंत्री पद दिया जाता है तो मुझे इसमें कोई ये समझ में नहीं आता कि कोई उस पर प्रश्न कैसे उठा सकता है। और अभी देखिए एक और व्यक्ति है डॉक्टर तोमर जी, वो भी इतने सक्षम व्यक्ति हैं, तो उनको अगर मंत्री पद देते हैं तो फिर अच्छी बात है। और फिर युवा नेता भी हैं, जैसे सुरेंद्र दिलेर जी, वो युवा नेता है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि कृष्णा पासवान जी महिला है, और वो जो है उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के विषय में बहुत काम किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को ये जो उनकी क्षमता के हिसाब से अगर काम मंत्री पद दिया जाता है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मनोज पांडे जी को केवल वो अन्य कोई दूसरे दल से आया इसीलिए नहीं दिया गया, लेकिन उनकी क्षमता को देखकर, जैसे अन्य लोग भी हैं जो भाजपा के बहुत वर्षों से कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने बहुत योगदान दिया हुआ है, तो सभी को साथ में लेके, अगर जैसे मैंने कहा कि उसमें आप क्षेत्रीय उसमें समीकरण भी होते हैं, जातीय समीकरण भी होते हैं, और साथ साथ में उनकी क्षमता भी उसको अगर नजर में रख के अगर ये सब हो सकता है तो फिर अच्छी बात है। और फिर उसमें अगर फेरबदल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस पर कोई, तो आप ये भी मानती है कि भाजपा दावा कर रही है कि विकास केंद्रित है ये विस्तार? बिल्कुल, देखिए उनका जो है अभी वैसे अगर आप देखते हैं तो फिर ट्रैक रिकॉर्ड जो है और उनका जो अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो फिर अच्छा ही है हर विषय में। सबसे पहला जो है लॉ एंड ऑर्डर के विषय में मैं खास करके बोलूंगी कि यहाँ पर जो पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज जो है वो घर से बाहर न सिर्फ निकल रही है अपने शिक्षण के लिए, बल्कि वो अपना व्यवसाय कर पा रही हैं वो। और उसके लिए उन्होंने जैसे महिला हॉस्टल वगैरह बनाए, इतने सारे जो उनको जैसे महिला बीट पुलिस लगाए, ये सब जो है उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले जो अपने हाथ में ले लिया, ये इससे बहुत फर्क पड़ा है और इसमें निवेश का भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो आप सोचिए कि इससे आप आज देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का जो है चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है।
और उसी को आगे और भी बढ़ा रहे हैं। और अगर कुछ भी अगर कमी रह गई होगी तो फिर उसको आज जो है सुधार रहे हैं या फिर और उसको विस्तार कर रहे हैं। जी, तो योगेश जी कुछ कहेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। देखिए, गुणवत्ता पे भी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब चूंकि आंतरिक तौर पे या बाहरी तौर पे किसको स्थान दिया है, ये तो जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो निगाह है इन चीजों पे बनी रहती है। और खुशी और निराशा राजनीति का पहलू है, ये जीवन में भी होता है, राजनीति में भी होता है। इसीलिए प्रशांत मिश्रा जी, चेहरे बदले हैं या जनता का काम भी होगा धरातल पर, क्या कहेंगे? जनता का काम हो रहा है तभी तो बार सरकार आ रही है। 17 में आई, 22 में आई, 19 में आई, 24 में आई। बंगाल तमिलनाडु में हम विधायक जितने में कामयाब हुए, केरला में हम विधायक जितने में कामयाब हुए। तो हम जनता का काम कर रहे हैं। अच्छे प्रचंड बहुमत की बंगाल में सरकार आई, पूरा सुपर साफ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो नियत है, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 100 से जुड़ने के लिए। प्रशांत मिश्रा, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजलक्ष्मी जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वही योगेश सोनी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया। और योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, आखिरकार जो सस्पेंस था उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे टीवी 100।